जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन बेस्ड हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। अब तक हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं। आज हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ में हम ये जानेंगे कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम कैसे लिखें और हमें क्या कैलकुलेट करना होता है ये हम कैसे जानें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमने एक कॉइन को 5 बार टॉस किया और हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 वेयर x डिनोट द नंबर ऑफ हेड आउट ऑफ 5 कॉइन। ये एक छोटी सी लैंग्वेज थी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो इस ओनली वन ऑफ देम को अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अभी हम सिर्फ लैंग्वेज पे जा रहे हैं जो हमें समझनी होगी कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें मैथमेटिकल टर्म में। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, केवल एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले इस केवल एक को हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिक्स में, ये हम सीखेंगे। तो आज की क्लास इसी पे बेस्ड है कि हम क्वेश्चन में दिए हुए इवेंट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो इसके पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के बारे में, ताकि ये लेक्चर अगर कोई सिर्फ देख रहा हो तो इस लेक्चर में कंप्लीटनेस रहे कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती क्या है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन प्रीक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर। दो इवेंट ए और बी को आपस में हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं अगर किसी एक का होना अकरेंस ऑफ वन प्रीक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर, दूसरे को ना होने दे। जैसे कि एक पासे पर आए हुए नंबर्स में हर एक नंबर दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर पासे पर एक आया तो वो बाकी किसी नंबर को नहीं आने देगा। जब कोई ऐसी इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती, इसलिए इंटरसेक्शन इनका 5 होता है। अगर इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों का साथ में होना, ए भी हो और बी भी हो। इंटरसेक्शन को हम नॉर्मली इंग्लिश में एंड से लिखते हैं और यूनियन को और से लिखते हैं। एंड का मतलब जैसे हम ये कहें एक कॉमन सी भाषा में कि एक पार्टी में 2 लोग इनवाइटेड हैं, ए और बी, इसका मतलब ये भी इनवाइटेड है और ये भी इनवाइटेड है। लेकिन अगर हम ये कहें पार्टी में इनवाइटेड है ए और बी, यानी या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, यानी दोनों नहीं आएंगे। तो एंड और का मतलब आपको क्लियर है, तो इंटरसेक्शन और यूनियन भी आपको क्लियर है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी दोनों का साथ साथ होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 5 से डिनोट किया जाता है। और अगर हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखें, जो कि हम पिछली क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अब अगर यहाँ पर हमारी इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये बन जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट यानी 5 की प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 आती है। तो हमारा जो फार्मूला बना ए यूनियन बी का वो ये बन गया। और हम लोगों ने एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन की थर्ड एग्जाम में ये पढ़ा भी था, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। चलिए ये तो हुई एक्सक्लूसिव की बात। अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। जब 2 इवेंट्स ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हों तो हम उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को उनके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव के केस में आपको क्या याद रखना है कि इंटरसेक्शन 0 होगा और यूनियन को प्लस में लिखेंगे। इंडिपेंडेंट में आपको क्या याद रखना है कि इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिखेंगे। इसका प्रूफ एक सवाल के थ्रू हमने
पहली क्लास में करवाया है, तो आपको लेक्चर 1 रिपीट करना है अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए हमको एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट समझना था, कैसे इसमें इंडिपेंडेंसी होगी, कैसे दोनों आपस में एक्सक्लूसिव होंगे ये देखेंगे, और साथ में इसकी लैंग्वेज को कैसे हम कन्वर्ट करें। तो अभी अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है एटलीस्ट वन विल विन द विन। तो अब इसमें ये कह रहा कि कम से कम एक जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कम से कम एक जीतने के लिए हम लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। लेकिन अगर ये दो इवेंट्स के बीच में है, जैसे ए है और बी है, तो एटलीस्ट वन विल अकर, तो या तो ए हो जाए या फिर बी हो जाए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से कम एक हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब अभी हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तब इसकी पूरी लैंग्वेज पे चर्चा करेंगे। अभी हम पहले लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम उसको स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब इस बात को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिक्स में देखते हैं अभी थोड़ी ही देर में। इस क्वेश्चन में ये मेजॉरिटी वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी इसका डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं हम दो इवेंट्स के उन केसेस पे जिनमें हमें ये देखना होता है कि हम कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिक्स वाले टर्म में। अगर हमें दिया हुआ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर, यानी ए और बी से कम एक जरूर हो रही है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी। इसको लिखने का एक तरीका और है। क्या? हम अगर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए भी हो रही है और बी भी हो रही है। लेकिन अगर हम बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो इसका मतलब है सिर्फ ए हो रही है बल्कि बी नहीं हो रही है। इसके साथ हम एक इवेंट और जोड़ते हैं। अब की बार हमने कॉम्प्लीमेंट ए पे लगाया, इसका मतलब ए नहीं हो रही जबकि बी हो रही है। हमारा केस था एटलीस्ट वन का, तो एटलीस्ट वन में यहां पर एक हुई, यहां पर एक हुई, एक और लेंगे जहां पर दोनों हो रही हो। एटलीस्ट वन तभी तो पूरा होगा, यानी कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा की कोई कंडीशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सारी हो सकती है। तो यहां पर एक हुई, यहां पर एक हुई और यहां पर दोनों अगर हो गई, तो अगर हम इन तीनों को यूनाइट कर दें तो हमारा एटलीस्ट वन की कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब अगर हम देखें तो ये कुछ और नहीं है बल्कि यही लिखा हुआ है। वेन डायग्राम से चाहे तो हम समझ लें, चाहे तो हम इनके फार्मूलों को पुट करके देख लेते हैं। चलिए वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम में ये एक इवेंट ए है और एक ये इवेंट बी है। सभी को पता है कि अगर हम पूरा हिस्सा देखें तो कहलाता है ए यूनियन बी। इसकी बात करें तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले हिस्से को अगर देखें तो लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया है, इसका नाम होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसकी बात करें ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दें तो हमें फाइनल क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी। मैथमेटिकली भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। दीज थ्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको दिख रहा कि इनके बीच में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। तो जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस के फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इन दोनों थ्योरम्स को हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और लास्ट में है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये कैंसल आउट, बाकी जो बच रहा है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 1 नंबर हो गया। 2 पे आते हैं। बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर, इसमें एंड लगा हुआ है, कह रहा दोनों इवेंट अकर हो, ए भी हो और बी भी हो। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इंटरसेक्शन से। सिंपल है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए अकर हो ना तो बी हो, यानी ए भी नहीं हो रही है और बी भी नहीं हो रही है। तो और के लिए इंटरसेक्शन एंड आ गया। ए के ना होने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी के ना होने के लिए बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों ही नहीं हो रही है तो इंटरसेक्शन। अगर ये कहता आइदर ए नॉट अकर, आइदर ए अकर और बी अकर, तब तो ये वाला केस हो जाता।
तो नाइदर नॉर में दोनों ही नहीं होंगी, तभी ये केस आएगा कि ना तो ए हो ना ही बी हो। चलिए इस वाले पे आते हैं। इवेंट ए अकर एंड बी डस नॉट अकर, यानी ए तो हो रही है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं हो रही है। तो ए का होना और बी का ना होना मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में लग गया एंड यानी इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर, यानी ए और बी में एक ही अकर करे, दूसरी ना करे। तो इसके लिए ये एक सिंबल यूज किया गया है जहां पर इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ एक हो रही है, तो इस वाले में आपको दिख रहा है ए हो रही है। अगर हम एक इवेंट लिख दें, इसमें आपको दिख रहा है बी हो रही है, तो या तो ये अकर हो जाए या तो ये हो जाए, तो ही एग्जैक्टली वन होगा। तो हम इनके बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला। इसको हम फार्मूले के फॉर्म में और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी लें तो ये दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और इस केस में हम इनको सम में ब्रेक कर सकते हैं। फिर अगर हम इनकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आएगा प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, कैसे, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी के साथ अगर हम एक माइनस वाला ले लें तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और एक बच जाएगा इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन ये भी है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यूनियन से इंटरसेक्शन को घटाना। यहाँ पर क्या था, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी अगर हम इस बात को फिगर से समझें तो ए यूनियन बी में पूरा आता है और इंटरसेक्शन में ये आता है। तो अगर हमने इस पूरे से इंटरसेक्शन को हटा दिया तो बचा पोर्शन क्या हुआ, ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। अगर ये होता है तो इवेंट ए अकर होगी, और अगर ये होता है तो इवेंट बी अकर होगी। ये हटा ही दिया गया है, इसके होने पर ए और बी दोनों हो रही थी, तो इसको दिया गया है हटा। तो यूनियन से इंटरसेक्शन को घटाने का मतलब होता है एग्जैक्टली वन इवेंट अकर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर, यानी ए और बी में से एक से ज्यादा अकर ना हो, नॉट मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा ना हो, लेकिन कम के लिए कुछ नहीं कहा गया, कम हो सकती है। तो एक से ज्यादा ना होने पे हम पहले एक पे आते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें ए हो रही है, अगर इसकी बात करें तो इसमें बी हो रही है, और अगर इसकी बात करें तो इसमें ना ही ए हो रही है ना ही बी हो रही है। यानी इसने कहा था नॉट मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा ना हो। तो इनको सबको मिला दो, ये है एक से ज़्यादा ना होने की इवेंट। इफ इवेंट ए अकर सो डज बी, यानी अगर ए हो रही है तो बी भी हो रही है। इसको हम लोग लिखते हैं ए सबसेट बी से, यानी ए बी का सबसेट है। तो अगर इवेंट ए हो रही है तो ए है किसके अंदर, बी के अंदर, इसका मतलब बी भी हो ही रही है। तो ए अकर इसलिए बी भी अकर हो रही है। इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी कैसी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो ये कंडीशन तो हम आपको बता ही चुके हैं अभी भी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन 5 हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है अपोजिट। जैसे हमने एक सैंपल स्पेस ले लिया डाइस का, तो डाइस के सैंपल स्पेस में नंबर 1 to 6 आते हैं। अगर हम देखें एक इवेंट इसमें से हम बनाते हैं ए, जिसमें हमने इवन नंबर को रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, यानी जो इसका अपोजिट हो, इसका अपोज करें। और कॉम्प्लीमेंट को मिलाने पर हमको हमेशा क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से लास्ट यूनिवर्सल सेट होता है, एस से इसको डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में हम इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, अदरवाइज हम इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सैंपल सेट, सैंपल स्पेस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट अगर हम बना लें, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी संभावित रिजल्ट रहते हैं किसी भी एक रैंडम इवेंट के। ये 2 इवेंट्स का था। इसी तरीके से हम 3 इवेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ओनली ए अकर, तो ओनली ए अकर का मतलब केवल ए हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। तो ना होने के लिए यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट, और सब साथ में है तो इंटरसेक्शन लग गया।
इसमें बोथ ए एंड बी बट नॉट सी अकर, यानी ए हो रहा है, बी हो रहा है, लेकिन सी नहीं हो रहा है। ऑल द थ्री इवेंट्स अकर, यानी ए भी हो रही है, बी भी हो रही है और सी भी हो रही है। साथ के लिए इंटरसेक्शन। एटलीस्ट वन अकर, एटलीस्ट वन अकर में कम से कम एक जरूर अकर करें। इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन। याद रखेंगे, ये आगे आपके काम आएगा। एटलीस्ट टू अकर, यानी कम से कम दो हो रहे हैं। कम से कम दो का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं। तो दो होने की इवेंट को हम पहले बना लेते हैं। तो इस वाली में कौन से दो हो रहे हैं, बी और सी। इसी तरीके से एक और हम बनाते हैं। इस वाले में कौन हो रहे हैं, ए और सी। और अगर हम एक और बना लें तो इसमें कौन से हो रहे हैं, ए और बी। यहां पर था एटलीस्ट टू, कम से कम दो, तो यहां कम से कम दो हो रहे हैं, यहां भी दो हो रहे हैं, यहां भी दो हो रहे हैं। इनको यूनाइट कर दो, साथ में एक और आएगा। इसमें भी तो कम से कम दो हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं, तब भी दो तो होंगे ही। वन एंड नो मोर अकर, यानी एक करे बाकी ना करें। तो एक में इसने अब की बार नाम नहीं दिया, जैसे यहां पर था अकर, यहां भी एक ही करे, लेकिन इसने नाम दिया था ओनली ए। यहाँ पर इसने नाम नहीं दिया कि कौन सी अकर करें, तो हमको सारे पॉसिबल चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी। यानी पहले केस में हम लेंगे कि ए अकर कर रही है, दूसरे में हम लेंगे कि बी अकर कर रही है, और तीसरे में लेंगे कि सी अकर कर रही है। और इन सबका यूनाइट करने का मतलब कि इनमें से कोई भी अगर हो जाए तो हमारी ये बात सही हो जाएगी, वन एंड नो मोर अकर। नेक्स्ट है टू एंड नो मोर अकर, यानी दो हो रही है बाकी नहीं हो रही है। तो दो के होने के लिए हम क्या बनाएंगे, दो का अकर करना। नाम नहीं दिया कौन सी दो हो रही हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। तो पहले वाले में ए और बी हो रही थी, इस वाले में बी और सी कर देते हैं, और लास्ट वाले में ए और सी अकर हो रही है। फिर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टू एंड नो मोर अकर। नन अकर, नन अकर का मतलब ए भी नहीं हो रही है, बी भी नहीं हो रही है और सी भी नहीं हो रही है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तीनों हो रही हैं। इस पे लग गया कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब हुआ नन अकर, यानी कोई भी इवेंट अकर नहीं कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसको थोड़ा सा सही करेंगे। नन अगर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए भी नहीं हो रही है, बी भी नहीं हो रही है और सी भी नहीं हो रही है। तीनों नहीं हो रही हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब साथ साथ। डी मॉर्गन लॉ का अगर हम यूज करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट से। ये है नन अकर की इवेंट। अब हम आते हैं अपने सवालों पर और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू। हस्बैंड और वाइफ एक इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। फॉर टू वैकेंसीज, दो पद हैं। इन द सेम पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड द वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। तो हम इन इवेंट को कुछ नाम दे देते हैं। हस्बैंड के सिलेक्शन को हम ए कह देते हैं, और वाइफ के सिलेक्शन को हम बी कह देते हैं। हमें गिवन क्या है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। हम चाहें तो यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक से घटाने पर आएगा 6/7। सिमिलरली वाइफ के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इनमें से केवल एक सिलेक्ट होगा। केवल एक का मतलब ए हो तो फिर बी ना हो, और अगर बी हो तो फिर ए ना हो, और इनमें से कोई भी एक इवेंट हो गई तो हमारा काम हो जाएगा, यानी इसका क्या लेंगे, यूनियन। तो अब एक सेलेक्ट हो रहा है, यानी ये दोनों इवेंट आपस में कैसी हैं,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली वन के लिए कहा है। ओनली वन मतलब एक ही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों नहीं हो सकते। ओनली वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी क्योंकि हमें, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इस केस में यूनियन किस में ब्रेक हो जाएगा? प्लस में। और पिछली क्लास में हमने आपको थ्योरम्स पढ़ाई थी। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगी। इनका प्रूफ कराया था, वो लेक्चर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम अभी अभी इंडिपेंडेंट पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट के केस में हम इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में ब्रेक कर देते हैं, और इनकी सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है। आंसर 2/7 आ रहा है, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए की बात करें तो 1/7, बी कॉम्प्लीमेंट है 4/5, ए कॉम्प्लीमेंट है 6/7 और प्रोबेबिलिटी बी है 1/5। तो यह आ गया 10/35 यानी कि 2/7। चलिए, उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे पे आते हैं। इस वाले में भी कुछ ऐसा ही है, करके देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है द चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ 2 रेस हॉर्सेस। 2 रेस हॉर्सेस का मतलब 2 घोड़े हैं जो रेस कर रहे हैं, और इनके विन करने के चांसेस हमको दिए हैं 1/3 एंड 1/6। तो हम पहले वाले घोड़े को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, और जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है 1/3 और 1/6। हमने इसको मैथमेटिक्स में लिख लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल विन, यानी कम से कम एक जरूर जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अभी अभी हमने एटलीस्ट वन को देखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटलीस्ट वन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है व्हेन द हॉर्सेस आर रनिंग इन डिफरेंट रेसेस, यानी जब हॉर्स अलग अलग रेस में दौड़ रहे हो या फिर एक ही रेस में दौड़ रहे हो। तो 2 अलग अलग रेस हैं, हॉर्स ए इसमें दौड़ रहा है, हॉर्स बी इसमें दौड़ रहा है। तो इनके विन होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है एटलीस्ट 1 की, यानी हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। अब वैसे तो ए यूनियन बी का फार्मूला हमको पता है, क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब दोनों अलग अलग रेस में दौड़ रहे हैं तो ये जीतेगा, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इवेंट्स कैसी हैं? आपस में इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन किस में ब्रेक हो जाता है? प्रोडक्ट में। अब अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट कर दें तो हमको अलग अलग रेस में दोनों घोड़ों में से कोई एक एटलीस्ट 1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ए है 1/3, बी है 1/6, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/18, फाइनल रिजल्ट आएगा 8/18। अब आते हैं सेम रेस में। तो रेस एक ही है, इसी में घोड़ा ए भी दौड़ रहा है, इसी में बी भी दौड़ रहा है। तो या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भी जीत जाए और ये भी जीत जाए, दोनों तो नहीं जीत सकते, कोई एक ही तो जीतेगा। यानी आपस में इनके बीच में कनेक्शन कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी प्लस में ब्रेक होती है, ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। हमें कैलकुलेट करना है एटलीस्ट 1 विल विन। तो एटलीस्ट को हम लोग यूनियन से लिखते हैं, और एक्सक्लूसिव होने के केस में ये प्लस में ब्रेक होगा। हम इनकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आ गया 1/2। चलिए, क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स की एक समस्या 3 छात्रों को दी गई। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इज दिस 1/2, 1/3, 1/4। यानी अगर हम पहले स्टूडेंट को ए मान लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दूसरा सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और तीसरा करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर हम बात करें, या तो ए कर ले, या बी कर ले, या सी कर ले, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। या को हम इंग्लिश में लिखते हैं और आने पर क्या लगाते हैं? यूनियन।
यानी हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर हम फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए ए बी सी तो हमको पता चल गया, इनकी प्रोबेबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे? तो तीन छात्र जब किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो इन तीनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये तीनों छात्र कैसे ट्राई कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली। तो जब ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो इंटरसेक्शन ब्रेक हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब अगर हम इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसको थोड़ा सा कम कैलकुलेशन के साथ कर लें? तो हाँ बिल्कुल है, हम इसमें डी मॉर्गन लॉ का यूज करेंगे। कैसे? हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके कॉम्प्लीमेंट को घटाने पर 1 से आ जाती है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? अगर यूनियन पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगाओ और यूनियन को बदल दो इंटरसेक्शन में। थ्योरम याद करिए, अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे और इस केस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी प्रोडक्ट में। अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 ए की है, इसका रिवर्स 1/2 होगा। बी कॉम्प्लीमेंट 1/3 बी की है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 2/3 होगा और सी की हो जाएगी 3/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। आप लोगों का होमवर्क है कि आप इस वाले मेथड से कैलकुलेट करके देखिए 3/4 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेफिनेटली आएगा। आता है तो आपको यस करना है, नहीं आता है तो फिर कल की क्लास में आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेजॉरिटी बेस्ड है। मेजॉरिटी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं और दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो इनमें से मैं एक कर दूंगा और एक आपका होमवर्क है। चलिए पहले इस वाले को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द ऑड्स। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं ऑड्स क्या होता है। ऑड्स एक तरह का रेशियो होता है। अगर हम कहें ऑड्स इन फेवर तो इसका मतलब क्या है, और अगर हम ये कहें ऑड्स इन अगेंस्ट तो इसका मतलब क्या है। जैसे मैं कहूँ आपके एग्जाम में पास होने का फेवर वाला ऑड्स है 3:2, इसका मतलब आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है और फेल होने की 2/5 है, क्योंकि ये फेवरेबल ऑड्स हैं। अगर हम कहें कि आपके एग्जाम में अगेंस्ट ऑड्स, पास होने के अगेंस्ट 3:2 है, तो इसका मतलब हुआ कि अब की बार 3:5 आपके पास होने की नहीं बल्कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी है और 2:5 आपके पास होने की, क्योंकि ये अगेंस्ट में है। तो हमको एक ही दिया रहता है, दोनों नहीं दिए होते हैं। एक पता होता है, दूसरे का हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑड्स इन फेवर आपको समझ में आया, यानी एक रेशियो होता है जो हमारा फेवर करता है। पहला वाला फेवर करेगा, दूसरा वाला अगेंस्ट में होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, द ऑड्स दैट अ बुक विल बी फेवरेबली रिव्यूड बाई 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स। पहली चीज नोट करिए, इंडिपेंडेंट है। क्रिटिक्स क्या होते हैं? आलोचक, जो किताब को देखकर उस पर कमेंट करते हैं ये अच्छी है या बुरी है। तो अगर कोई अच्छा कमेंट कर रहा है तो वो इस बुक के फेवर में है, और अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो इस बुक के अगेंस्ट है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द ऑड्स दैट अ बुक विल बी फेवरेबली, यानी कि फेवर में, रिव्यूड बाई 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स, यानी ये जो ऑड्स दिए हैं 5:2, 4:3, 3:4, ये बुक के फेवर में ऑड्स हैं। तो चलिए क्रिटिक्स ए मान लेते हैं एक को, बी मान लेते हैं सी। ए का जो ऑड्स है वो है 5:2 और बी का है 4:3, सी का है 3:4। यानी अगर हम ये कहें कि ए क्रिटिक्स बुक को पास करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7, क्योंकि ये फेवरेबल ऑड्स दिए हुए हैं। बी बुक को पास करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7,
और सी उस बुक को पास कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। ये तो हमने कैलकुलेट कर ली है। आगे कह रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द 3 रिव्यूज अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल, यानी ये जो 3 रिव्यू दिए गए 3 क्रिटिक्स के थ्रू, इनमें से मेजॉरिटी फेवरेबल होने की क्या है, तो 3 की मेजॉरिटी कब मानी जाएगी, जब 2 फेवर में हो जाए। मेजॉरिटी मतलब जैसे 5 जज कोई डिसीजन देते हैं, तो अगर 3 एक तरफ हो गए 2 एक तरफ हो गए तो ये हो गया मेजॉरिटी, यानी बहुमत। तो मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि 2 क्रिटिक्स फेवर करें, एक डिसफेवर करें। ये प्रोबेबिलिटीज हैं फेवर होने की, तो फेवर ना होने की प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, क्रिटिक्स ए फेवर नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट के थ्रू निकालेंगे 2/7, बी फेवर नहीं करेगा 3/7, और सी फेवर नहीं करेगा 4/7। अब हमको मेजॉरिटी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी हमारा सपोर्ट कम से कम 2 करें, 2 फेवर में रहें। तीनों कर देंगे तो और अच्छी बात है, फुल मेजॉरिटी हो जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी तब भी मानी जाएगी। तो हमको 2 को लेकर चलना है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ए और बी फेवर कर रहे हैं, सी नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता हो कि ए और सी करें, बी फेवर ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि ए ना करे, बी और सी फेवर करें, या फिर 3 के तीनों फेवर कर दें तो भी मेजॉरिटी रहेगी। इनमें से कोई एक ही हो सकता है, तीनों साथ तो नहीं हो सकते, क्योंकि ए भी करेगा सी नहीं करेगा। अगर ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, यानी इनमें से कोई एक होगा, तो इनके बीच में हम लगाएंगे यूनियन। और ये इवेंट कैसे मैथमेटिकली में कन्वर्ट हो गई ये आपने देखा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें, ताकि हम सवालों को आसानी से कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सक्लूसिव के केस में जितने यूनियन हैं उनमें अब सब में प्लस लगेगा। और इसमें हमने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि इवेंट्स आपस में कैसी हैं, ये देखो इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो इधर आने वाला है प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। तो वैल्यूज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लैंग्वेज ना लिख के, आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/7, इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 4/7, इंटू सी कॉम्प्लीमेंट यानी सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/7, क्योंकि 3/7 होने की है तो 4/7 ना होने की। इधर आते हैं ए का होना यानी कि 5/7, इंटू बी का ना होना यानी 3/7, और सी का होना यानी 3/7। यहाँ पर ए का ना होना, ए कॉम्प्लीमेंट है यानी 2/7, बी का होना 4/7, सी का होना 3/7। यहाँ पर तीनों हो रही हैं, ए भी हो रही है, बी भी हो रही है और सी भी हो रही है। 5/7, 4/7 और 3/7। अगर हम देखें तो नीचे सबके 343 आ रहा है, 7⁻3। ऊपर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा 80, दूसरा वाला हो जाएगा 45, तीसरा वाला हो जाएगा 24 और लास्ट वाला हो जाएगा 60। तो इनको अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट आएगा 209 और इधर है 343। जरा आंसर मैच करते हैं तो आंसर इज 209/343। अब ये बी वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। चलिए करिए, फिर बताइए कैसा रहा आपका रिजल्ट। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे की क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो देखेंगे क्या होती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है बेस थ्योरम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेस थ्योरम बेस्ड अपॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले कंडीशनल को देखेंगे फिर बेस की तरफ मूव करेंगे। बेस थ्योरम के क्वेश्चन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में, सिविल का पेपर हो, अगर सिविल का पेपर आईएएस ले लीजिए, या फिर स्टेट पीसीएस। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसमें बेस थ्योरम के क्वेश्चन मिलते हैं। और आरबीआई ग्रेड बी डीएसआईएम
डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें बेस थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा स्टैट्स का कोई भी एग्जाम हो, बेस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो जरूर पूछा जाता है, इसका एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो एएसओ के हो, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या फिर एसएससी सीजीएल हो जिसमें पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, इसमें भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं। तो बेस थ्योरम क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आप इसके मास्टर हो जाएंगे और आप पूरी लैंग्वेज पढ़कर क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।